तो स्वागत है आपका एक और न्यू टेस्ट में। देखो आपने एक मॉक टेस्ट या 2 नंबर मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लिया हुआ। आपका क्या स्कोर रहा है उसी हिसाब से आपको मॉक टेस्ट का स्कोर इंक्रीज़ करना है। इसके साथ साथ आपको मैं पहले बता देता हूँ कि पहले आपको क्वेश्चन को पोज करना है और ख़ुद से करना है। आप एक नोटबुक ले लीजिए या रफ पेज ले लीजिए, उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से 50 तक आपकी काउंटिंग लिख दीजिए। ठीक है। अब आपको जब मैं पहला क्वेश्चन का आंसर बताऊं उससे पहले खुद से ट्राई करना है। अगर आपको आता है तो आप टिक कर सकते हैं, नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हैं एक बार। ठीक है। या फिर आपका गलत हुआ है तो आपको रॉन्ग करना है और सही हुआ है तो सही करना है, या फिर स्किप के लिए ये डैश कर देना है। लास्ट में आपको काउंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, 30 सही हुए, 20 गलत, या फिर 40 सही हुए, 10 गलत। इस तरह से आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, लगभग आपने 30 मॉक टेस्ट कर लिए ना, तो आप अच्छे खासा स्कोर करके आ जाओगे लास्ट एग्ज़ाम में। क्यों? देखो मैं हर क्वेश्चन आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करवाता, उसके अलावा 4-5 क्वेश्चन और करवाता हूँ। ठीक है। और इसीलिए आप मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी होगी। कुछ ऐसी गलतियाँ जो आप एग्ज़ाम में बैठ के कर देते हो और जो मॉक टेस्ट में सुधार हो जाएगा आपका। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन है सिनोनिम। किसका सिनोनिम? परनीशियस का। परनीशियस क्या होता है? परनीशियस होता है हानिकारक। ये वो मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। परनीशियस होता है हानिकारक, इसका सिनोनिम बताना है। एक होता है बेनिफिशियल और एक होता है बेनफुल। बेनफुल इसी का सिनोनिम होगा परनीशियस का, बेनफुल यानी जो श्रापित या फिर हानिकारक हो। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और है इंसीडियस। इंसीडियस ये भी होगा आपका हानिकारक। इसके अलावा एक और बताऊँ आपको, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। तो ये आप 4 सिनोनिम इसके याद कर लेना अच्छे से, ये आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हार्मफुल। इग्नोरेंट जिसे कोई ज्ञान ना हो। केयरफुल जो कि सतर्क हो। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको एंटोनिम बताना है। एफिमेरल। जल्दी जल्दी में ये मत कर देना कि हाँ आपको एंटोनिम पूछा और एफिमेरल का आपका सिनोनिम टिक करके आ जाए। जैसे कि ट्रांजिट, आपको पहला ही आपको इसका सिनोनिम बता देंगे। इसके कुछ सिनोनिम आपको बता देता हूँ। ट्रांजिट मतलब क्षणिक, जो क्षण भर के लिए रहे, क्षणिक। और जो फ्लिप्ड हो। ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका शॉर्ट लिव्ड, मतलब बी जो है ना, शॉर्ट लिव्ड काफ़ी कम समय के लिए, शॉर्ट लिव्ड। और होता है आपका मोमेंट्री। एक होता है मोमेंट्री, TARY, मोमेंट्री। मोमेंट्री। तो ये आप 4 सिनोनिम एफिमेरल के याद कर लेना। अब इसका एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम क्या होगा? एटर्नल, जो कि लंबे समय तक रहे, एटर्नल। एटर्नल के कुछ सिनोनिम आपको बता देता हूँ, जैसे कि लास्टिंग या परमानेंट, या फिर परमानेंट जो लंबे समय तक चले, एटर्नल। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए पर्सन हु हेट्स वुमेन। देखो एक चीज़ होता है मिसो और एक होता है फिलो। एक मिनट रुको दोस्त। एक होता है फिला। मिसो होता है हेट, नफरत करना। फिला होता है लव। अब देखो इसमें पूछा है हेट्स वुमेन, तो इसमें फिल आ गया, ये कट कर दूँ। नेक्स्ट मिसो एंड मिस एंथ्रोपी। ठीक है। मिस एंथ्रोपी का मीनिंग होता है जो मैनकाइंड से हेट करे, मैनकाइंड से हेट करे। और जो मैनकाइंड को लव करे उसे बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, और जो हेट करे उसे मिसेंथ्रोप। नेक्स्ट है मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट कौन सा होता है? जो मैरिज यानी शादी से नफरत करे, या फिर ये मान लो कि जो जिसे शादी वगैरह ये सब पसंद ना हो। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर होगा इसका मिसोगाइनिस्ट। गाइनिस्ट जहाँ भी आ गया वो होगा फीमेल के लिए, फीमेल के लिए गाइनिस्ट। और यहाँ पर क्या होगा मिसो, नफरत करने वाला, किसको, गाइनिस्ट यानी फीमेल्स को नफरत करने वाला। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम टू बाइट द डस्ट। देखो आपको इडियम्स में हमेशा एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो उसके जैसा ही होगा, जैसे कि टू बाइट द डस्ट मतलब जो डस्ट खा रहा हो इसके रिलेटेड ही मिलेगा, जैसे कि टू ईट मड, और ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सबसे पहले वो आंसर कट कर देना है। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, इसमें आपको देखना है, अगर आपको आता है तो आप टिक कर दीजिए, वरना आप 3 ऑप्शन बचे या 2 ऑप्शन बचे तो उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं। देखो टू बाइट द डस्ट इसका हिंदी में मीनिंग होता है धूल चटा देना। धूल चटा देना मतलब किसी को हरा देना। ठीक है, टू बी वेरी हैप्पी यू नो एट 9 क्लाउड्स, ये मैंने आपको इडियम बताया था। और एक है फॉल सिक, इसका मैं आपको इडियम बता देता हूँ, टू अंडर विदर, अंडर द विदर, अंडर द विदर जहाँ भी आ गया इसका मतलब क्या होगा, अंडर द विदर का मतलब है कि वो सिक है, बीमार है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेल। स्पेल का आपका एक क्वेश्चन आएगा 100%। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में आपको याद रखना है डबल सी और डबल एम आएगा। इसमें सी सिंगल है, इसमें सी डबल है बट एम सिंगल है। डबल सी डबल एम ठीक है, डबल सी डबल एम ठीक है। एकोमोडेट सही है, एकोमोडेट इसमें ई नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है नो सूनर डिड, नो सूनर के बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ये सही है। डिड आई, अब देखो रीच ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिड यूज हो चुका है। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती तो ये गलत हो जाता। नो सूनर डिड आई रीच द ऑफिस व्हेन, देखो नो सूनर के साथ क्या लगा रखा है व्हेन। जितने भी लास्ट में ए आर है, जैसे कि नो सूनर, नो सूनर, रेदर देन, रेदर ई आर, और क्या हुआ अदर, इन सब के लास्ट में आपको क्या लगाना है, जिसके लास्ट में आर आ गया, ई आर आ गया, ई आर आ गया, ई आर आ गया, इसके साथ में क्या लगाना है देन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी में बी पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट है नीदर ऑफ टू ब्रदर्स हैव बोट देयर ब्लीडिंग, सॉरी बेडिंग, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैव बोट देयर बेडिंग। इसमें एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, इंग्लिश जब पढ़ाई थी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें मैंने आपको बताया था नीदर, नीदर के साथ क्या आता है नोर आता है, और नीदर के साथ सब्जेक्ट कौन सा आएगा, यहाँ पर चाहे प्लूरल ही क्यों ना हो, जैसे कि नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हमेशा प्लूरल होगा, वैसे नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर लगेगी। क्या लगेगी, सिंगुलर। ईदर, चाहे ईदर हो चाहे नीदर हो, उन दोनों में से एक, नीदर ऑफ द, या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं, इन दोनों में से एक या इन दोनों में से कोई नहीं, यहाँ पर हमेशा सिंगुलर लगेगी। तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, जो कि आपका प्रेजेंट टेंस बता रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता रहे हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बतानी है आपको। ही इज़ हैवली एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ क्या आएगा, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू। नेक्स्ट है माई सिस्टर इज़ वेरी गुड, गुड किसी भी सब्जेक्ट में गुड, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स जो भी है, इन सब में क्या आएगा, एट आएगा, गुड एट। और एक मैंने और कंसेप्ट बताया था आपको सब्जेक्ट का, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या फिर फिजिक्स हो या फिर मैथमेटिक्स हो, इन सब में लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगी। जैसे मैथ्स, फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, व्हाट इट, फिजिक्स क्या एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है समवन हैज़ पिक्ड
पिक माई पॉकेट, किसी ने मेरी पॉकेट मार ली। अब देखते हैं माई पॉकेट, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को लेके आना है, तो माई पॉकेट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपको स्टेप क्या देखना है कि वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। तो हैज़ है तो हैज़ एक आगे वाला टेंस आ जाता है, तो हैज़ है तो बिल्कुल ही वाज वर्ब में नहीं जाएगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। ये हैड है, ये भी पास्ट में चला गया। अब माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, इसमें भी वॉइस चेंज करना है और वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। ओपन द डोर, ओपन द डोर इस तरह के सेंटेंस मैंने कहा था लेट से स्टार्ट होते हैं, तो द डोर मस्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मस्ट नहीं आया तो मस्ट आपको यूज़ भी नहीं करना है। यू आर ऑर्डर नहीं, लेट से स्टार्ट होगा, लेट द डोर बी ओपनड, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू द मार्केट, और ये एक क्वेश्चन मार्क है, यानी वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आस्क्ड आएगा आपका, ठीक है। अब देखो नरेशन में हमेशा टेंस चेंज होता है, जैसे कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, बशर्ते उसमें कोई एक फैक्ट ना हो। अगर यहाँ पर कोई फैक्ट की बात दे रखी हो, जैसे प्रेजेंट सिंपल में दे रखी हो, तो वो पास्ट सिंपल में नहीं जाएगी, जैसे कि द सन राइजेज इन ईस्ट, और वो नरेशन चेंज होगा तो भी वो द सन राइजेज इन द ईस्ट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक फैक्चुअल बात है। ओके, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले आस्क्ड आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, सी कट कर दो। अब यहाँ पर आस्क्ड हो गया, ठीक है। टेंस चेंज होगा पास्ट में, तो वाज आ गया, सही है, वाज आ गया, एम गलत हो गया। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस। सी आस्क्ड मी दैट इफ़ एक साथ नहीं आता, बी गलत होगा, फिर ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। आपको इसमें नरेशन और वॉइस में वो देखनी है सेंटेंस जो आपको गलत पहले चूज़ करने हैं, जो सही वो अपने आप बच जाएगा। ही सेड माई गॉड मे गॉड ब्लेस यू, तो ही एक्सक्लेम्ड विद, ऐसा कुछ नहीं है। ही विश्ड हो सकता है, ही प्रेड हो सकता है, ठीक है। ही सेड दैट गॉड मे, नहीं, देखो एक तो ये है प्रेजेंट सिंपल में है, मे का माइट हो जाएगा, तो पहले आपको माइट देखना है। विश्ड गॉड ब्लेस यू नहीं, गॉड ब्लेस्ड मी, तो डी गलत हो जाएगा। अब एक बचा है अपने पास, बी, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ओके, अब PQRS आ गया, इसमें देखना है सबसे पहले आपको कि गलत कौन सा है। ऑफ आवर कंट्री, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, आर से, तो आर से कोई स्टार्ट हो रहा है, सी स्टार्ट हो रहा है, कट कर दो। द एनवायरनमेंट से स्टार्ट करें तो फिर इज या कुछ आना चाहिए ना आगे, हेल्पिंग वर्ब। द एनवायरनमेंट टू प्रोटेक्ट, नहीं, ये नहीं होगा। द एनवायरनमेंट ऑफ आवर कंट्री हो सकता है, द एनवायरनमेंट ऑफ आवर कंट्री इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो एस से स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है PQRS, पी से स्टार्ट करते हैं, टू प्रोटेक्ट इट इज़ आवर ड्यूटी, नहीं, ये भी गलत होगा, तो बी आपका राइट आंसर होगा। राइट क्या हुआ, इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ आवर कंट्री, गॉट इट। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड नेशन। नेशन क्या है, नाउन है, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म आपको बताना है। तो नेशन, आपने नेशन खेला हुआ है, नहीं, आपने नेशनल गेम खेला हुआ है, किस टाइप का गेम, नेशनल गेम खेला हुआ है, तो वही एडजेक्टिव होता है, नेशनल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पैसेज हैं, आप कर लेना, चलो कोई नहीं, पिछले टेस्ट में भी नहीं कराया, मैं आपको पैसेज करवा देता हूँ। इसमें सबसे पहले पैसेज में क्या करना है, क्वेश्चन एंड आंसर आपको रीड करने हैं। जो क्वेश्चन आपसे बनता है बिना पैसेज पढ़े वो आप कर सकते हैं, ठीक है, और फिर आपको इसके आंसर देने एज अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो सबसे पहले व्हाट डज द टर्म रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है, ये होता है आपका जो पुनः जागरण होता है ना, जो दोबारा से रिवाइव करे कोई चीज़, उसे बोलते हैं। जनरली मीन्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इसका अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन नहीं, एक्सप्लोरेशन होती है खोज, नहीं, क्लासिज्म नहीं, रीबर्थ, हाँ रीबर्थ होगा इसका राइट आंसर, बाकी इसमें आप बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। रीबर्थ इसका राइट आंसर होगा, बिना पैसेज पढ़े भी कर सकते हैं। वेयर डिड द रेजोनेंस बिगिन,
फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या फिर इटली में, ये सब आपको पैसेज में बता रखा हुआ। द रेनेसेंस ब्रिज द गैप बिटवीन विच टू पीरियड्स, तो इसमें 2 पीरियड्स बता रखे हैं, स्टोन एज और मिडल एज, ब्रॉन्ज एज या फिर आयरन एज, मिडल एज या फिर मॉडर्न डे सिविलाइजेशन 17th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी। ये हम पढ़ेंगे तो बाद में पता लगेगा। ड्यूरिंग विच सेंचुरी डिड रेनेसेंस जनरली टेक प्लेस, कौन सी सेंचुरी में हुई थी, तो वो भी हम देखेंगे बाद में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिड ग्लोबल एक्सप्लोरेशन ओपन अप, ग्लोबल एक्सप्लोरेशन जो हुई थी, वैश्विक जो खोज हुई थी, उसमें क्या ओपन हुआ था, क्या क्या ओपन हुआ था, तो उसमें क्लासिक फिलोलॉजी, नेक्स्ट है मिडल एज नहीं, और द लैंड्स एंड कल्चर, मॉडर्न सिविलाइजेशन, इसका पता नहीं लगेगा भाई, जब पढ़ेंगे पैसेज तभी पता लगेगा। चलो पैसेज पढ़ते हैं एक बार। द रेनेसेंस वाज ए फर्वेंट पीरियड ऑफ यूरोपियन कल्चर, आर्टिस्ट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ फॉलोइंग द मिडल एज। देखो रीबर्थ हुआ है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहले का आंसर आ गया। ये बोल रहा है पुनः जागरण हुआ था फर्वेंट पीरियड, मतलब एक उत्कृष्ट या फिर लाइक तीव्र पीरियड, एक समय में यूरोपियन कल्चर का, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल्स एंड इकोनॉमिक का। गॉट इट। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, हालांकि यूरोप, अपने को जो सेकंड क्वेश्चन है तो वो पूछा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो वो उसका भी आंसर मिलेगा। जनरली डिस्क्राइब्ड एज द टेकिंग प्लेस फ्रॉम 14th सेंचुरी टू द 17th सेंचुरी। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। यहाँ पे पूछ रखा है कि किस सेंचुरी के बीच हुआ था, 14 से लेकर 17 के बीच हुआ था, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखना है, द रेनेसेंस प्रमोटेड द डिस्कवरी ऑफ क्लासिकल philosophy, literature and the arts. Some of the greatest thinker, authors, statesmen, scientists and the artists in human history thrived during this era. ये बोल रहा है कि इसी एरा में जो बड़े बड़े ऑथर हैं, आपके विचारक हैं, ठीक है, और जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो इसी एरा में थ्राइव्ड हुए थे। यानी थ्राइव्ड क्या होता है, फलना फूलना, क्या फलना फूलना, मतलब इसी एरा में उनका जन्म हुआ था और इसी में वो फले फूले थे। नेक्स्ट है विच ग्लोबल एक्सप्लोरेशन ओपन अप न्यू लैंड्स एंड कल्चर। देखो एक क्वेश्चन भी था अपना, क्या ग्लोबल एक्सप्लोरेशन ने क्या ओपन किया था, न्यू लैंड्स एंड कल्चर ऑफ टू यूरोपियंस कॉमर्स सिविलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन था अपना 20 नंबर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिड ग्लोबल एक्सप्लोरेशन ओपन अप, क्या एक्सप्लोरेशन किया था, न्यू लैंड एंड कल्चर टू द यूरोपियन कॉमर्स। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेनेसेंस इज क्रेडिटेड विद ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द मिडल एज एंड द मॉडर्न डे सिविलाइजेशन। इट स्टार्टेड इन फ्लोरेंस इटली। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, इटली में, और किस एज के बीच था, मिडल एज और मॉडर्न डेज के बीच में। एंड सेपरेट द रेस्ट ऑफ यूरोप, उसके बाद में यूरोप में पूरी तरह से फैल गया। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रेजिडेंस स्टार्ट फ्रॉम इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिज अप गैप द बिटवीन टू पीरियड्स, ये था मिडल एज और मॉडर्न डे सिविलाइजेशन बी। तो सभी ने अपने टिक कर लिया है। नेक्स्ट है, अब आपकी इंग्लिश खत्म हो चुकी है, अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में है ना, आपको सबसे पहले पैसेज नहीं करना है, पैसेज सबसे लास्ट में करना है। हो सकता है कि पैसेज में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा दो सोचते सोचते कि ये होगा ये होगा, हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे कन्फ्यूजिंग वाले आ जाते हैं जिसमें आप अटक जाते हो, ठीक है। तो उसमें आप गलत करने के चक्कर में, सही करने के चक्कर में आप उसको और टाइम वेस्ट कर देते हो। फिर बाद में पता लगता है कि सिर्फ 1 या 2 मिनट रहती है और 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते थे। तो फिर वो कोई नहीं पूछने वाला कि आपको आता था नहीं आता था, इससे कोई मैटर नहीं करता। गॉट इट। तो जो टाइम टेकिंग चीज़ें हो तो सबसे लास्ट में उनको करनी है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो देखो ये 5, 11, 24, देखो जब भी कोई नंबर सीरीज में धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसमें कुछ प्लस या माइनस हुआ है, जैसे 1 प्लस हो, 2 प्लस हो, 3 प्लस हो, या फिर 2 बढ़ जाए, 4 बढ़ जाए, है ना। हो सकता है कि वो 2 बढ़ जाए, 3 बढ़ जाए, 5 बढ़ जाए, 7 बढ़ जाए, यानी आपके जो हैं प्राइम नंबर से बढ़ जाए। इस तरह से 1 का स्क्वायर बढ़ा दिया जाए, 2 का स्क्वायर बढ़ा दिया जाए, इस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर वो इस तरह से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, तो पूरे चांसेस है कि वो 2 से गुणा किए गए हैं या 3 से गुणा किया गया है।
अगर ये यहाँ पे देखो 5 को 2 से गुणा किया गया है और प्लस 1 किया गया है, ठीक है। इसमें प्लस नेक्स्ट 11 को 2 से करेंगे, 22 और 2 24, 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से 48 और 3, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ा गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ा गया है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा और 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा लास्ट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। गॉट इट। मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो 106 है, 106 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 106 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कितने जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ा गया, इसमें 2, इसने 3 जोड़े हैं, इसने 4 जोड़े हैं, इसमें 5 जोड़ेंगे हम 5। अब देखो 106 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 212 आएगा और फिर 5 जोड़ देंगे तो 217 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने ये किया नहीं कंप्लीट, क्यों? मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ पर 1 2 5 8 7 9 इस तरह से हो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें 5 जोड़ना है, मान के चलते हैं। तो आपको क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई 2 के करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट आएगी आपकी 8, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या आएगी 8, फिर 5 जोड़ने हैं, फिर 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 3। तो इसमें देखो किसी में 3 होगा तो एक ऑप्शन में 3 मिलेगा, हो सकता है कि 2 ऑप्शन में 3 हो, तो फिर आपको करके ही देखना पड़ेगा, समझ गए। बाकी आपके एग्जाम में यूनिट डिजिट से मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज वाटर इज कोडेड एज द, ये वाटर देखो W आता है 23 पे, A आता है 1 पे और T आता है 20 पे, 5 18, यानी एज इट इज लिखे गए हैं। तो फायर को क्या हो जाएगा 6 9 18 5, 6 9 18 5। ये इसमें आप याद कर लेना A B C D, ये 1 नंबर पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये अपने आप याद हो जाएंगे आपके। लगभग प्रैक्टिस करोगे ना आप, 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे या फिर 1-2 बार लिख लेना इसको और उसके बाद में अपने आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, कोई खास बड़ी बात है नहीं। ए वुमन इंट्रोड्यूस ए मैन, इसमें मैंने बताया था रिश्ते वाले में आपको खुद को लेना है, इमेजिन करना है। एक महिला एक पुरुष का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूम में कराती है। चलो आप नहीं ले सकते खुद को तो अपनी सिस्टर को ले सकते हैं, ठीक है। या फिर जब लगे कि रिश्ता थोड़ा बड़ा बता रहे हैं, उसके बेटे का कुछ बता रहे हैं, तो आपके अपने पापा या आपकी मम्मी को ले सकते हैं। तो अभी आपको एक महिला पुरुष का परिचय, एक महिला मान लीजिए आपकी सिस्टर है, एक पुरुष का परिचय करा रही है और वो पुरुष कौन है देखते हैं, अपनी माँ के भाई, आपकी सिस्टर के माँ के भाई, अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है। आपके माँ का भाई कौन हो गया, आपके मामा, और उसका बेटा क्या हो गया, आपके मामे का लड़का। तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है, पुरुष कौन है, आपके मामा का लड़का, और महिला कौन है, आपकी सिस्टर। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, वो दोनों कज़न है, यानी मेरा भाई है, कज़न, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ये आदमी खड़ा है, ये नॉर्थ की ओर चलता है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब वहाँ से वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ गया, 10 किलोमीटर चल लिया। फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर चल लिया, ठीक है। अब वह प्रारंभिक यानी इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। और अब किस दिशा में वो हम आपको बताते हैं। ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। तो कितने दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। इसमें सभी में 10 है तो 20 वाली को काट दो, और किस में है, ईस्ट में है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मैंने मॉक टेस्ट में मॉक 1 में 20 गुणा 10 गुणा 2 - 5 ऐसा कुछ था, और मैंने उसको 20 राइट कर दिया था कि 20 इसका आंसर आ जाएगा। वो ह्यूमन एरर होता है। देखो मैंने कभी पढ़ाया है नहीं, आपकी कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के ड्यूटी से, और जितना टाइम मिले मुझे उस टाइम में मैं आपको बढ़ा दूँ, ठीक है। और हो सकता है कि छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए, तो इन सब को आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना और थोड़ा सा देख लेना कि हाँ इस तरह से सर ने बताया होगा तो थोड़ा सा गलत हो गया। और आगे से मैं जो भी गलती हो जाएगी, वीडियो में हो सकता है कि मेरे से इसमें भी गलती हो गई हो, किसी भी क्वेश्चन में गलती हो जाए, तो मैं आपको वो गलती कहाँ पर, आपको जो फर्स्ट कमेंट है मैं आपको कमेंट में पिन करके बता दूंगा कि हाँ ये मिस्टेक है इस वीडियो में, और ये थोड़ा सा आप देख लेना। गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, निष्कर्ष और कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाला है। तो इसमें बोला सभी पेन पेंसिल है। इसमें जितने भी पेन हैं
वो सारे के सारे क्या है, पेंसिल है। ये पेंसिल हो गया, ठीक है, पेंसिल। जितने भी पेन है वो पेंसिल है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, कुछ पेंसिल रबड़ है। अब कुछ पेंसिल रबड़ है, अब रबड़ है तो हो सकता है कि वो इरेजर यहाँ भी हो, और हो सकता है ये वाला भी पॉसिबल हो। जैसे कि कुछ पेन है वो पेंसिल है लेकिन कुछ इरेजर है। जैसे कि कुछ इरेजर पेन भी हो सकते हैं और कुछ इरेजर ऐसा भी हो सकता है कि पेन नहीं हो। ठीक है, ये दोनों डायग्राम पॉसिबल है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वैसे ही हम चलेंगे। जैसे कि कुछ पेन रबड़ है, कुछ पेन कहाँ पर है, कुछ पेन रबड़ है, हाँ हो सकते हैं। जैसे कि इसमें पॉसिबल नहीं है लेकिन इसमें पॉसिबल है, हो सकता है इसमें पॉसिबल। कोई पेन रबड़ नहीं है, कोई पेन रबड़ नहीं है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, या तो ये पॉसिबल होगा या फिर ये पॉसिबल होगा। तो ओनली ए फॉलोज, नहीं ऐसा तो नहीं है। ओनली बी फॉलोज, नहीं। बोथ बोथ तो एक साथ हो ही नहीं सकते। हाँ, आइदर, आइदर और लगेगा यहाँ पर क्या, कि या तो पहले वाला सही होगा या दूसरे वाला सही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट्स। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है क्या, 30h माइनस 11/2 मिनट्स। 30h क्या हुआ, आवर कितना, 4×3 = 120 माइनस 20 मिनट क्या हुआ, यहाँ पर 20 रखेंगे, मिनट्स की जगह 20 रखेंगे तो 2 से कट करेगा तो कितना, 10, 110 आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 डिग्री। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ टुडे इज़ थर्सडे व्हाट डे द वीक विल बी आफ्टर 59 डेज। देखो आपको पता है कि 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद सेम डे होगा। जैसे आज संडे है, आज संडे है तो 7 दिन के बाद भी संडे होगा, 14 दिन के बाद भी संडे होगा, और 21 दिन के बाद भी संडे होगा। कब कब संडे होगा, जब 7 के मल्टीपल के साथ कोई संडे होगा। अब देखो 59 डेज है, 59 में आपको क्या करना है, 7 की टेबल से इसे लिखो। जैसे कि 7 8 जा 56 और +3, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना आप 59 को, 7 8 जा 56 +3, गॉट इट। अब 56 दिन के बाद, अगर आज थर्सडे है तो 56 दिन के बाद क्या हुआ, थर्सडे हुआ। 56 दिन के बाद भी थर्सडे होगा, लेकिन 3 दिन के बाद क्या हुआ, 3 दिन के बाद उसका क्या होगा, 3 दिन के बाद होगा आपका रविवार, और इट संडे। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। समझ गए ना। दिन वालों में क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना, आप डिवाइड करना है, जितना भी रिमाइंडर रह जाए। जैसे कि 59 डेज है, इसमें 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 3 रिमाइंडर रह जाएगा, 3 रिमाइंडर रह गया। अगर 4 रिमाइंडर रह गए हो तो क्या होगा, इसका आंसर मंडे हो जाता। अगर 8 रिमाइंडर रह जाता तो 8 रिमाइंडर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि एक बार 7 से और डिवाइड हो जाएगा ये। जैसे कि 8 से बताऊँ तो 64 होता जैसे, ठीक है। तो ये कितनी बार डिवाइड होता, 9 बार, और एक रिमाइंडर रह जाता तो +1 डी कर देते, कोट इट। चाहे आपको कितने भी दिन दिए हो, जैसे एक साल दिए हो, पूरी एक साल में कितने 365 दिन होते हैं, तो 7 से डिवाइड कर लो और इसमें एक रिमाइंडर रह जाएगा। और हो सकता है कि वो लीप ईयर हो तो उसमें 2 रिमाइंडर रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब रीना उसके दाईं ओर से चौथे स्थान खिसकाया गया, दाईं ओर से, जैसे एक रो है और दाईं ओर से चौथे स्थान पर खिसकाया गया। यहाँ पर वो पहले थी रीना, और अब 4 स्थान आगे खिसका गया, 1 2 3 4, यहाँ पर रीना को कर दिया गया। ये रीना का न्यू प्लेस है, ठीक है। बाईं छोर से उसका स्थान अब 12वां हो गया है, अब यहाँ पर 12वां हो गया, और पहले कितना था, पहले 8वां था, क्योंकि 4 आगे घिसका दिया था ना। और अब इसने बोला कि टोटल 40 लड़कियाँ हैं, यहाँ तक कितनी हैं, 40 लड़कियाँ हैं। तो दाएं छोर से उसका मूल स्थान क्या था, मूल स्थान मतलब पहले वाला, दाएं दाएं स्थान से। तो ये तो न्यू वाला है, ये क्या है आपका पुराने वाला। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, लेफ़्ट साइड से 8वां है, तो 8 छोड़ दो आप, 8 कितने छोड़ दो, बाकी आप माइनस कर दो। 40 माइनस 8 कितना करोगे, 32, और 32 + 1 हो जाएगा, 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा, गॉट इट। जैसे कि वो 8वें स्थान पे लेफ्ट से, तो 8 स्थान तक छोड़ दो, और बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए आपके 32। अब आपको ये देखना है कि
दाएं ओर से कौन सा उसका मूल स्थान था। 32 तक तो है नहीं, वो 32 तक तो है नहीं। अब 33वां स्थान आएगा इसका यहाँ पर, समझ गए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। जैसे कि थर्मामीटर तापमान को नापता है, बैरोमीटर किसको नापता है, बैरोमीटर दाब को नापता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन वुमेन, मदर एंड इंजीनियर। देखो मदर, जितनी भी माताएं होगी, जितनी भी मदर होगी, सारी की सारी क्या होगी, सारी की सारी वुमेन होगी, वुमेन। इंजीनियर हो सकता है कि कुछ माताएं इंजीनियर हो, कुछ माताएं इंजीनियर हो, कुछ वुमेन इंजीनियर हो, सारी वुमेन तो नहीं है। कुछ माताएं ऐसी हैं जो इंजीनियर है, कुछ माताएं ऐसी हैं जो इंजीनियर है, वो ये रही। कुछ माताएं ऐसी जो इंजीनियर है, और कुछ वीमेन ऐसी हैं जो इंजीनियर हैं, और कुछ माताएं और वीमेन, कुछ माताएं और वीमेन ये दोनों ऐसी हैं जो इंजीनियर है। गॉट इट। ये आपका आरेख बनेगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सर्कल इनसाइड अनदर सर्कल, ए सर्कल इनसाइड अनदर सर्कल एंड थर्ड सर्कल इंटरसेक्टिंग बोथ। हाँ, तीन इन दोनों को काट रहा है थर्ड सर्कल, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ ए मीन्स प्लस बी मीन्स माइनस। ठीक है, अपने को ये इक्वेशन सी करनी है। तो सी का मीन्स क्या होगा, सबसे पहले देख लो, गुना 10 गुना 4। ए का मीन्स क्या होगा, प्लस 4। सी का मीन्स गुना होगा, बी मीन्स माइनस 6। अब देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 40 प्लस 16 माइनस 6 माइनस 10 है, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 31वें का सी। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द ओड वन आउट। इसमें आपको ओड चुनना है, लोहा, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रास। इसमें ओड चुनना है। तो देखो सभी आपको लग रहा होगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, बट सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं हैं। इसमें एक आपका जो ब्रास है ये एलिमेंट नहीं है, ये भी एलिमेंट है, एक आज़ाद एलिमेंट है, ठीक है। ये भी आपको पीरियोडिक टेबल में दिखेगा, ये भी दिखेगा, लेकिन ब्रास क्या है, ब्रास आपका एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, तत्व, लाइक एक दो एलिमेंट से बनकर बना है। किस से, कॉपर एंड जिंक से, ठीक है, कॉपर एंड जिंक से। तो ये क्या है, एलोय है, एक एलोय है, न कि एलिमेंट। एक एलिमेंट तो कॉपर है और जिंक भी एलिमेंट है, इन दोनों को मिला के एक एलोय बनाया गया है। एलोय किसे बोलते हैं, जब दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिला के एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाए, उसे एलोय बोलते हैं। नेक्स्ट है 5 मित्र ABCD एक केंद्र की ओर। देखो इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, या फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 मिनट या 1.5 मिनट। तो इसको थोड़ा स्किप कर देना, उसको बाद में कर देना, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। ये क्वेश्चन आपको आता ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा टाइम ले सकता है। गॉट इट। इसमें देखते हैं 5 मित्र ABCD केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। देखो ये भी ध्यान रखना कि केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, केंद्र से बाहर मुँह करके बैठे हैं, वर्त में बैठे हैं, ठीक है। एक वर्त बना लेते हैं अपन, ये आपका वर्त हो गया। नेक्स्ट है ए बी के ठीक दाएं बैठा है। ए जो है बी के ठीक दाएं बैठा है, यहाँ पर बी है तो ए यहाँ पर दाएं बैठ गया, ठीक है। सी जो है डी और ई के बीच में बैठा है। सी और डी इन सब का कोई लेना देना नहीं है। चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। डी बी के ठीक बाएं बैठा है। डी जो है बी के ठीक बाएं बैठा है, तो यहाँ डी बी के ठीक बाएं बैठा है, ये क्या बैठ गया, डी। बी के बाएं कौन बैठ गया, डी। अब ये लाइन पढ़ो, सी डी और ई के बीच में। सी जो है डी और ई के बीच में, यहाँ पर ई बैठा दिया, और यहाँ पर क्या कौन बैठ गया, सी। डी और ई के बीच में कौन बैठ गया, सी। बी के बाएं कौन बैठ गया, डी। बी के दाएं कौन बैठ गया, ए, ठीक है। अब हो गया आपका 5 है, 5 को बैठा दिया। अब देखते हैं ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। ए के ठीक दाएं कौन है, ई है, तो ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट देखो बी ई, ये 2, ये 5 पे, ये 8 पे, ये 11 पे। कितना बढ़ रहा है, ये 3 बढ़ रहा है, 3 3 11 और 3 14। 14 पे क्या आ जाएगा, एन। एन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन 3x3 ग्रिड। एक ग्रिड है, जैसे कि
3/3 का, 1 2 3, ठीक है। इसमें 3 बॉक्स हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछे हैं, न कि कितने नंबर ऑफ आयत। आयत का पूछा होता तो क्या होता, ज़्यादा आंसर होता, लेकिन हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे इसमें देखते हैं। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 है तो 3 यहाँ पर हो जाएंगे, 6 और 3 यहाँ पर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे टोटल 9। अब इसके अलावा दिखाता हूँ मैं आपको कौन से और स्क्वायर बन जाएंगे। जैसे इन 4 बॉक्स को मिला के एक और स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं। फिर इन 4 बॉक्स को मिला के एक और स्क्वायर बन जाएगा, कितने हो गए 2। फिर नीचे वाले ये जो 4 बॉक्स है इनको मिला के एक और बन जाएगा। फिर जो ये लास्ट वाला 4 बॉक्स को मिला के एक और बन जाएगा, प्लस 4 ये हो गई, और एक इस टोटल को एक कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 1 कितने हो गए 14, टोटल 14 बन जाएंगे, 14 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, 4000 में बेचता है 2 आर्टिकल्स। एक में वह उसे 20% गेन होता है और सेकंड में उसे 20% का लॉस होता है, तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट या लॉस बताना है। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसमें आपको क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी किसी आइटम को आप सेलिंग वेलिंग का, तो आप खुद से सोच लीजिए आप किसी चीज़ को बेच रहे हो, ठीक है। अगर आपने कोई आइटम बेचा है 4000 का, जिसमें आपको 20% का नुकसान हुआ एक में और 20% का फ़ायदा हुआ एक में, तो इसमें क्या हुआ, अगर आपने वो आइटम 4000 का ख़रीदा होता, सेलिंग प्राइस की जगह क्या होता, सेलिंग प्राइस की जगह पर कॉस्ट प्राइस होता, कि अगर आपने 4000 का, या फिर 4000 मैटर नहीं करता, यहाँ पर 100 रुपये होता, 200 रुपये होता, ठीक है, कुछ भी होता, तो उसमें आपको कुछ ही मैटर नहीं करता। मैटर करता कि आपका कितना लॉस हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है। अगर आपने ख़रीदा होता 4000 का, 200 का, 1000 का, उसे एक को तो जैसे आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, 100 की 2 चीज़ खरीद रखी है आपने, उसमें एक को तो आपने 20% के लाभ पे बेच दिया और एक को 20% के हानि पे, यानी एक को 120 में और एक को 80 में बेच दिया। उसमें क्या फ़ायदा और नुकसान हुआ, टोटल आपके पास 200 आ जाएंगे, और 200 के आप खरीद के लेके आए थे, तो उसमें कोई नुकसान और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ पर ये बोल रखा है कि आपने उस चीज़ को बेचा है 4000 में, 4000 में सेलिंग किया है उसको, जिसमें एक का नुकसान है और एक में फ़ायदा है। तो उसमें हमेशा आपको ये फॉर्मूला लगाना है, 20 प्लस और एक क्या हो गया -20 गुणा 20 बटा 100। इसका क्या हो जाएगा 20 - 20, यहाँ पर क्या बचेगा, 0 से 0 कट, -4, ये तो 4 माइनस का में आ रहा है, तो इसका मतलब लॉस हो गया, 4% का लॉस हो जाएगा, 20 का राइट आंसर होगा। गॉट इट। जब आप कॉस्ट प्राइस है तो कोई मैटर नहीं करता, फिर चाहे आप कितने की बेचो और कितने की, जैसे कि 20% बेचिए और 20% का नुकसान है, तो आपका जीरो आता, आपका नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन आपने उसको सेल कर रखा है उसी प्रोडक्ट को, तो मैटर करता है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, देन ए लीव्स, ओके, इन हाउ मैनी डेज बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ये बोल रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, इसमें आपको एलसीएम लेना मैंने बताया था। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 30, ठीक है। एलसीएम में आपको सोचना है जो सबसे बड़ी वाली चीज़ है ना, बड़ी वाली संख्या है, उसका मल्टीपल देखना है। उसका 2 से मल्टीपल करके देख लो, 3 से मल्टीपल करके, अगर 2 से मल्टीपल करके देख रहे हो और 10 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, 3 से फिर भी नहीं हो रहा तो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, फिर छोटे वाली संख्या से डिवाइड हो रहा है, जब तक मल्टीप्लाई करना है तब तक छोटे वाली संख्या से मल्टीप्लाई ना हो जाए। अब आपको देखनी है इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। 30 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई और इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 2 आ गई। अब देखते हैं, अब ये बोल रहा है कि वे 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। टोटल काम कितना हो गया अपने पास 30, 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो 3 और 5 हो गया अब एफिशिएंसी, और कितने दोनों मिलके 3 दिन तक करते हैं, तो 3 दिन में 15 कार्य इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब टोटल कितना रह गया अपने पास 30 - 15, कितना बच गया 15 ही बच गया। अब ये बोल रहा है कि फिर एक कार्य को छोड़ देता है, ए कार्य को छोड़ देता है, शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब शेष कार्य कितना बच गया 15, और रह कौन गया बी। अब बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, बी
तो 15/डिवाइड 7.5, 7.5 दिन के अंदर कंप्लीट कर देगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन होगा, इन हाउ मैनी ईयर्स विल सम 800 अमाउंट टू द, ये हो जाएगा 10% एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये चीज़ ध्यान रखना, जब हाफ ईयरली कोई ब्याज हो जाता है तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो हाफ करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 10% से 5% हो जाएगा। और जो आपका ईयरली है वो टाइम की पीरियड क्या हो जाएगा, एक टाइम में ईयरली वो 2 पीरियड हो जाएगा, 2T हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि जैसे एक साल में 1 साल काउंट होगा, वो हाफ ईयरली होने के बाद, हाफ ईयरली यानी 6 महीने के पीरियड्स हो जाएंगे, तो वो 2x हो जाएगा टाइम पीरियड। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है कि CI में अमाउंट क्या होती है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 और पावर n। अब अमाउंट कितनी है आपके पास, 926.1। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 800 और 1 प्लस R इंटरेस्ट रेट कितना है, रेट हो गया 5, ध्यान रखना 5, 10 नहीं है, बटा 100 n। आपको टाइम तो बताना ही है कितने टाइम में। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। समझ गए किस तरह किया मैंने, जैसे कि 9261.1 है ना यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई ये इसके प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 800। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 को डिवाइड करोगे 20 से तो 1/20 हो जाएगा, 100 से तो 1/20 हो जाएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1/20 की पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 21/20 की पावर n। तो अब देखो आगे क्या है, अब इसको लिख सकते हो आप ऊपर वाले को, नीचे वाला क्या है 20 की पावर 3, ऊपर वाला क्या है 21 की पावर 3 और नीचे 20 की पावर n। तो सोल्व हो गया 21/20 की पावर 3 और नीचे क्या, इधर क्या है 20। n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 3, n की वैल्यू आ गई 3। n की वैल्यू पहले क्या थी, n की वैल्यू थी 6 मंथ्स। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 आ गई, तो 3 कितने हो जाएगा, 1.5 साल, 1.5 ईयर्स। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या आपका क्या पूछा गया है। इसमें यूनिट डिजिट पूछी आपकी, 3 की पावर 45, 4 की पावर 56, 5 की पावर 67। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हुई, देखो 3 की पावर में सबसे पहले आपको देखना है क्या कि जैसे 3 और 3 की स्क्वायर कितना होगा 9, 3 की पावर 3 से करेंगे तो 7, और 3 की पावर 4 से करेंगे तो 1, और 3 की पावर 5 से करेंगे तो फिर हो जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 3 और 81 और 3, वापस से 3 से स्टार्ट हो जाएगा। गोट इट। फिर से बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आराम से समझाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है लेकिन है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले तो इनको सभी को 4 4 से डिवाइड कर लो, जितने भी हैं, जितना रिमाइंडर जो ये है ना इनको 4 4 से डिवाइड कर लो, जितना भी रिमाइंडर बचेगा उसको लिख देना। 3 की पावर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब गुणा 4, इसकी पावर 0 या फिर आप 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, गुणा अब है 67, 24, 3, 5, 3, 5 की पावर 3 बचा है रिमाइंडर 4 से डिवाइड करके। अब देखो, अब आपको 3 की पावर 1 कितना हुआ 3, गुणा 4 की पावर 4, 4 में देखो 4 और 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16, और 4 की क्यूब कितनी होगी 16 गुणा 4, 4 और 4 की पावर 4, 16 गुणा 6, यानी 4 6 4 6 का सिस्टम चलता है यहाँ पर। तो ये अगर इवन में है तो 6 आएगा, इवन में तो 6 आएगा, यहाँ पर इवन है। अगर ओड होता यानी 1 होता, 5 होता, 7 होता
तो क्या आता, तो आता 4। अब 5 की पावर 3 देखते हैं। 5 के लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा। अब देखो, अब 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, यानी 5 के साथ एक इवन नंबर आ रहा है, एक इवन नंबर कुछ भी आ रहा है, तो लास्ट में क्या आएगा, 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लेना। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक। ठीक है, एक गड्डी से जो कि लाइक पीसी हुई है आपकी, और 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड निकाला है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड फेस कार्ड? कौन सा कार्ड? फेस कार्ड। ए रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होते हैं? जैसे कि एक जैक होता है, ठीक है, एक आपकी क्वीन होती है जो कि आपके पास नहीं है, और एक होता है किंग। ठीक है, जो कि आप हो, जैक, क्वीन और किंग, ये होते हैं फेस कार्ड। कार्ड वैसे देखे हुए होंगे आपके, पत्ते नहीं देखे हुए तो देख लेना भाई। इनमें से आपको पूछा है, ये होते हैं फेस कार्ड। ये स्पेड में भी होते हैं, स्पेड जो हुक्म बोलते हो, हार्ट में भी होता है, हार्ट पान में, और एक जो आपकी क्लब होती है चिड़ी, क्लब में भी होता है, और एक होता है आपका डायमंड। इसमें रेड कौन से होते हैं? इसमें रेड होते हैं हार्ट और डायमंड, जो कि आपने देखा होगा, हार्ट और डायमंड, ये कौन से फेस होते हैं? ये होते हैं रेड। और वहीं स्पेड और क्लब, ये क्या होते हैं? ये होते हैं ब्लैक। ब्लैक कैसे कैसे होते हैं? एक लाइक दिस ऐसा होता ना, ऐसा सा कुछ करके, ये तो आपकी स्पेड, और क्लब ये चिड़ी होगी, और एक हुक्म होता है ऐसे करके, उल्टा पत्ता सा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये हुक्म होता है। तो अब आपको बताने हैं रेड, रेड और फेस। तो रेड फेस कितने हो जाएंगे? 3। 3 तो स्पेड के हो जाएंगे, सॉरी 3 तो हार्ट के हो जाएंगे, 3 हार्ट के फेस हो जाएंगे, और 3 फेस किसके हो जाएंगे? डायमंड के। टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। रेड के 6 फेस हो गई, और टोटल पत्ते कितने अपने पास? 52। तो 6/52, 3/25 और 26। राइट आंसर होगा 3/26, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट गोस 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इन 4 आवर, 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर। डाउन स्ट्रीम चल रहा है 40 किलोमीटर। ये आपको दे रखा है डिस्टेंस। आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का होता है फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। 4 आवर्स ये यहाँ पर टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास? डिस्टेंस बटा टाइम, यानी स्पीड आ जाएगी। अपस्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम एक तो बोट की स्पीड होगी, बोट की स्पीड प्लस जो आपकी धारा है, ठीक है, उसकी स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, एसएस, दोनों की स्पीड मिल जाएगी। डिस्टेंस और टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें? 10 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को बतानी है नेक्स्ट है 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम उसके खिलाफ चल रही है, 20 किलोमीटर जा रही है, और कितने टाइम में? 5 घंटे में जा रही है। अब टाइम आ जाएगा अपने पास, बोट की जो स्पीड है माइनस जो स्ट्रीम की स्पीड है, ये क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब इन दोनों को अपने को क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। करंट की हमने निकालनी है, तो हम करंट का निकालेंगे, तो दोनों का ऐड कर ले या फिर माइनस कर दो। दोनों को माइनस करोगे तो बी एस प्लस करंट की स्पीड माइनस बी एस माइनस करंट की जो स्पीड, ये हो जाएगा 10-4। कितना हो जाएगा? 10-4 6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ये माइनस करोगे आप तो बी एस से बी एस कट हो जाएगा, सी एस और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2CS, एंड ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी? 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, मैं आपको इसमें फॉर्मूला बता देता हूँ, वो आप कर लेना। आपको दोनों की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर और वॉल्यूम ऑफ क्या बोल रखा है इसमें, मल्टेड इन रिकास्ट इन द कौन
इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन लिख देना है और फिर n से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि n नंबर ऑफ कोन्स बताएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड नीचे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो मैं लग के दे देता हूँ आपको। 1/3 से 1/3 कट हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कट हो जाएगा और पाई से पाई कट गया। अब क्या हो जाएगा 4। आर की वैल्यू कितनी है? 10/5 को क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 20 21/2, 21/2 और 21/2। इधर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। और क्या है, कोन की रेडियस कितनी है? 3.5, यानी 7/2 गुणा 7/2। और हाइट कितनी बता रखी है? 3 सेंटीमीटर। और n से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n से। अब देखो, अब हो जाएगा 2/2, ये 4 से कट कर दिया, एंड 21, 7 21 खत्म हो गया, और 7 ये 3 से हो गया, 2 से 1 2 खत्म हो गया यहाँ पर, ये 2 4 यहाँ से ख़त्म कर दिया था, 2 से 2 खत्म हो गया। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, 3 दूनी 6 और 21, 6 दूनी 12, 126 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एंशिएंट इंडियन रूलर इज पॉपुलरली नोन एज द निप्पो। तो 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं अपन कि आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरती है, फिर किस स्टेट से नहीं गुजरती। तो आप सबको पता है कि कुछ राज्य हैं, जैसे कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, इससे एक ट्रिक बनती है जिससे कि आपके किस किस स्टेट से बीचों बीच से जाती है। जैसे कि ये आपका अगर इंडिया है, ये आपका इंडिया का मैप है, और भाई थोड़ा गलत सा बनना है तो थोड़ा वो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये आपका इंडिया का मैप है, तो इसमें कहाँ से गुजरती है? बिल्कुल बीच से गुजरती है, इस तरह से त्रिपुरा को काटते हुए निकलती है। तो मैं से क्या हुआ? मध्य प्रदेश, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आपका एमपी, फिर एमपी के बाद में आपका झारखंड, जो बिहार के नीचे है, झारखंड, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका छत्तीसगढ़ के बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हो गए। अब देखो, मैं से मध्य प्रदेश, आपको एक एक मैं करवा देता हूँ। मैं से आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, मित्र पर मैं से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया। त्रै से त्रिपुरा, त्रिपुरा, पै से कुछ नहीं यहाँ पर, रै से हो गया राजस्थान, गै से गुजरात, और फिर हो गया छः से छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ हो गया। और नेक्स्ट आपका झा से झारखंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। अब आपको देखना है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, और गुजरात से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा, ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रिसेप्टर। जो सभी से खून ले सकता है। एक होता है यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव, ये होता है यूनिवर्सल डोनर जो सभी को दे सके, किसी को भी दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव, ये होता है किसको? जो एक्सेप्टर होता है, सभी से एक्सेप्टर, जो सभी से ले सकता है, किसी से भी खून ले सकता है। तो ए बी पॉजिटिव आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 46 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अवधारणा किस देश से ली गई थी? ये ली गई थी यूएसएसआर से, जो फिलहाल रसिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यूएसएसआर से, यूएसए से क्या क्या लिया गया था? मौलिक अधिकार लिए गए थे, मौलिक अधिकार, और इम्पीचमेंट मैंने बताया था ना 61, जो आपको राष्ट्रपति को हटाने की शक्तियाँ। और जो आपका आयरलैंड है, उससे
आपने क्या लिया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, यहाँ से पूछा जाता है, वो है आपका साउथ अफ्रीका से, जो कि आपको ले आया था ये जो बदलाव करने के लिए, ठीक है, संविधान में बदलाव करने के लिए। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 48 नंबर, द फेमस गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर? गांधी और इरविन पैक्ट का कब समझौता हुआ था? ये होगा 1931 में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज की क्या होगी? कूलम्ब, राइट आंसर होगा। एम्पियर किसका है? करंट का है, करंट एम्पियर। वोल्ट किसका होगा? वोल्ट होगा आपका ये जो वोल्टाज नहीं होती, जो पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही आपके जो है करंट का फ्लो होता है। जैसे कि अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो किसका फ्लो होगा? हवा का या फिर पानी का। गॉट इट? यानी हवा कई बार देखते हैं ना आप मेट्रो स्टेशन या फिर कहीं भी देखते हैं कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ से आ रही है, या फिर हवा आपके रूम से बाहर जा रही है, अंदर आएगी। ये डिपेंड करता है कि आपके रूम में प्रेशर कम है या ज़्यादा। अगर आपके रूम में प्रेशर ज़्यादा है तो आपके रूम से हवा बाहर जाएगी, और कम है तो बाहर से अंदर आएगी। और वैसे ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट आपकी ओर फ्लो करेगा, और जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से फ्लो करेगा। ओम किसकी है? रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? कौन सी फ्रेश वाटर लेक है लार्जेस्ट? फ्रेश वाटर सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? वोलर लेक है। कहाँ पर है? JNK में है, जम्मू एंड कश्मीर में। चिल्का लेक, द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। खारे पानी की सबसे बड़ी झील इंडिया में? नहीं भाई, नॉट ओनली इंडिया, एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये चिल्का झील। एंड एक झील और है जो कि आपका पूछा जाता है, वो है आपकी एक मीठे पानी की झील है, लोकटक झील, जो कि बहुत ही फेमस झील है। और ये झील जो है आपकी मणिपुर में है। कहाँ पर? बाकी ये लोग चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसका स्थान पूछ लिया जाता है, उड़ीसा में। और एक लोकटक झील है। कौन सी? लोकटक झील, जो कि आपकी उड़ीसा में है, सॉरी ये मणिपुर में। आपसे पूछ सकते हैं तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है? कहाँ पे है? लोकटक झील में है। संगाई हिरण यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका क्या स्कोर रहा, या फिर मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन पूछे होंगे आपके कमेंट बॉक्स में, अगर आपने उसे भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका कमेंट जरूर में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा था, ठीक है। जो रियल जेन्युइन स्कोर है ना वही बताना कि हाँ मेरे 30 सही हुए हैं, 40 सही हुए हैं और 10 गलत हुए हैं, इस तरह से। डजेंट मैटर आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अटैम्प्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और वही सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ फालतू की चीज़ें मैं आपको नहीं करवाऊंगा कि फालतू का आपको कोई भाषण दे रहा हूँ, फालतू का कोई ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वही चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि आप एक एयरफोर्स X ग्रुप और Y ग्रुप अग्निवीर का एग्जाम दे रहे हैं, न कि कोई UPSC का, तो उसी लेवल से मैं आपको करवाऊँगा। बाकी आपका क्या स्कोर रहा ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ आपको एक मॉक टेस्ट करवा दूँ। धन्यवाद।